Good evening to you all. In today's class, we will discuss our second topic of third unit from Muslim law, and which is define will under Muslim law. जो will होता है एक शपत्र जो वसीयत पत्र बनाई जाती है मुस्लिम लॉ में, उसके लिए क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, एंड एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड विल अंडर मुस्लिम लॉ. एक वैलिड वसीयत वैलिड विल बनाने के लिए मुस्लिम लॉ में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वैध वसीयत बनाने के लिए, एंड व्हाट आर दी लिमिटेशंस ऑन विल की वसीयत किस एक्सटेंट तक किया जा सकता है, इसकी क्या लिमिटेशन है, इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे. ओके, इन दिस आंसर द फॉलोइंग पॉइंट्स शैल बी इंक्लूडेड. इस आंसर में हम ये निम्नलिखित बिंदु हैं इनके बारे में बात करेंगे. और वो बिंदु कौन से हैं? द डेफिनेशन ऑफ विल की परिभाषा के बारे में हम देखेंगे. वसीयत की परिभाषा क्या है उसके बारे में देखेंगे. एसेंशियल कंडीशंस फॉर अ विल कि एक वैध वसीयत बनाने के लिए क्या आवश्यक शर्तें होंगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. पार्टीज़ मस्ट बी कॉम्पिटेंट कि जो पक्षकार हैं, जो वसीयत एक व्यक्ति जो अपनी संपत्ति की वसीयत करना चाहता है और एक व्यक्ति जिसके फेवर में वसीयत नामा तैयार कराया गया है, उनकी क्या कॉम्पिटेंसी होगी, इसके बारे में भी हमें देखना होगा. क्योंकि हम एक वैध वसीयत की बात कर रहे हैं. ओके, फ्री कंसेंट क्या रिक्वायर्ड होगी, क्या दोनों पार्टीज़ की फ्री कंसेंट रिक्वायर्ड होगी, स्वतंत्र सहमति आवश्यक होगी, इसके बारे में देखेंगे. क्या कोई वसीयत बिना स्वतंत्र सहमति के भी तैयार की जा सकती है, इस बारे में भी हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे. द फॉर्मेलिटीज़, और इसके अलावा और क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या नॉन लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या औपचारिकताएं हैं एक वसीयतनामा तैयार कराने के लिए, इसके बारे में भी आज की क्लास में बात करेंगे. और साथ ही प्रॉपर्टी मस्ट बी क्वेश्चनेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी क्वेश्चनेबल, लाइक जो प्रॉपर्टी जिसका वसीयत किया जा रहा है वो वसीयत में दिए जाने योग्य प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए. और ऐसी प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल नेचर की भी हो सकती है. कॉम्पिटेंसी ऑफ लिगेटर एंड द मुस्लिम पर्सन, साउंडनेस ऑफ माइंड एंड एज ऑफ मेजॉरिटी, ये कॉम्पिटेंसी ऑफ लिगेटर की बात की जा रही है. ओके, तो ये है इंट्रोडक्शन के बारे में हमने देख लिया कि एक वसीयतनामा किस तरह से तैयार कराया जाएगा, क्या वैध आवश्यक शर्तें हैं वसीयतनामा तैयार कराने के लिए. मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो संपत्ति का हस्तांतरण किया जाएगा किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा अपनी संपत्ति, एक तो हमने गिफ्ट के बारे में पढ़ा जो कि हिबा के नाम से हम जानते हैं, और जो दूसरे तरह का ट्रांसफ़र मुस्लिम लॉ में किया जा रहा है वो विल के द्वारा किया जा रहा है. तो विल में हमें मीनिंग और एंड डेफिनेशन ऑफ विल के बारे में देखना है. एसेंशियल कंडीशंस फॉर अ वैलिड विल, एक वैध वसीयत की आवश्यक शर्तें. पार्टीज़ जो होंगी वो कॉम्पिटेंट हैं या नहीं, इसके बारे में, या कॉम्पिटेंसी के लिए क्या रिक्वायर्ड है, किन पार्टीज़ को हम कॉम्पिटेंट मानेंगे एक वसीयत करने के लिए, संपत्ति के वसीयत के लिए. एंड फ्री कंसेंट क्या नेसेसरी होगा, अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो उसका क्या प्रभाव होगा वसीयतनामे पे. एंड अदर फॉर्मेलिटीज़. ओके, और एंड द प्रॉपर्टी मस्ट बी क्वेश्चनेबल, जो प्रॉपर्टी है वो वसीयत के द्वारा अंतरणीय, लाइक ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, तब जाके हम किसी संपत्ति का वसीयत कर सकेंगे. एक मुस्लिम व्यक्ति तभी जाकर वसीयत की संपत्ति कर सकेगा. ओके, कॉम्पिटेंसी ऑफ लिगेटर बताया गया है वो मुस्लिम होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, एंड ही मस्ट अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी. ओके, कोई माइनर व्यक्ति अपनी संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकेगा. ठीक है. विल सिग्निफाइज द लास्ट डिज़ायर ऑफ अ पर्सन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज प्रॉपर्टीज़ आफ्टर हिज डेथ, एंड मीनिंग ऑफ विल इज़ वसी. तो जो विल है वो किसी व्यक्ति की उसके मरने के बाद
इफ़ेक्टिव होने वाली प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी डेथ के बाद, एक मुस्लिम व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसे दी जानी चाहिए, किस प्रपोर्शन में दी जानी चाहिए, इसके लिए एक प्रकार का इच्छा पत्र है, एक डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद प्रभाव में आता है। और ऐसा प्रभाव उस व्यक्ति की संपत्ति से संबंधित होता है कि किस व्यक्ति को जो लिगेटर है वो अपनी संपत्ति देना चाहता है, किस प्रपोर्शन में देना चाहता है और किसे नहीं। ओके, तो इसके लिए अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, वसीयतनामा तैयार किया जाता है, तो उसे हम इच्छा पत्र के नाम से जानते हैं या विल के नाम से जानते हैं। मीनिंग ऑफ विल क्या है? द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ विल इज़ वसीयत। ओके, इन अ कॉमन लैंग्वेज। And a will is the legal declaration of intention of testator with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death according to section 3 of Indian Succession Act। तो Indian Succession Act जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार जो विल है वो एक प्रकार का लीगल डिक्लेरेशन है, विधिक उद्घोषणा है। किस बात की डिक्लेरेशन है ये? दैट द इंटेंशन ऑफ अ टेस्टेटर, जो वसीयत करता है उसके आशय की एक विधिक घोषणा है, विद रेस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति से संबंधित घोषणा है, जिसे वो चाहता है टू बी कैरीड इनटू इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ, कि उसकी मृत्यु के बाद किस तरह से उसकी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाए, किसे उसकी संपत्ति मिले, इस बात का एक लीगल डिक्लेरेशन अगर किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसे हम विल के नाम से जानते हैं। विल की डेफिनेशन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट में दी गई है। ओके, तो ये आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं ये डेफिनेशन ऑफ विल अकॉर्डिंग टू इंडियन सक्सेशन एक्ट अंडर सेक्शन 3। ओके, अकॉर्डिंग टू तैयब जी, अ मुस्लिम ज्यूरिस्ट, वेरी फेमस ज्यूरिस्ट तैयब जी, उन्होंने विल के बारे में क्या बोला है? विल मीन्स अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ अ मुस्लिम with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death। वेरी सिमिलर डेफिनेशन जो हमने इंडियन सक्सेशन एक्ट में पढ़ी है उससे मिलती जुलती डेफिनेशन तैयब जी ने दी है और बताया है कि जो विल है इसका अर्थ क्या है। तो उन्होंने भी यही बोला है कि ये एक लीगल डिक्लेरेशन है उस आशय की जो किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है इन रेस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी एंड विच ही डिज़ायर्स टू बी कैरीड इनटू आफ्टर हिज डेथ, कैरीड इनटू इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ, जो उस मुस्लिम व्यक्ति के मरने के बाद प्रभावी होनी है, उसकी संपत्ति के बारे में प्रकट की गई कोई इच्छा, कोई लीगल डिक्लेरेशन, इसे हम विल के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये तैयब जी की डेफिनेशन देखी हमने और एक डेफिनेशन अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट सेक्शन 3 में देख लिया है। तो आई होप आपको ये मीनिंग एंड डेफिनेशन विल की क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखेंगे एसेंशियल कंडीशन फॉर अ वैलिड विल, कि एक वैध वसीयत होने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं। सो अंडर मुस्लिम लॉ फॉलोइंग एसेंशियल कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर अ वैलिड विल। फर्स्ट, द लेगेटर एंड लीगेसी मस्ट बी कॉम्पिटेंट, जो वसीयत करता है उसका सक्षम होना आवश्यक है और जिसके फेवर में, जो लिगेसी जिसके फेवर में प्रॉपर्टी विल की जा रही है, उसकी कॉम्पिटेंसी भी नेसेसरी है। सेकेंड हम देखेंगे देयर मस्ट बी अ फ्री कंसेंट, एक स्वतंत्र सहमति से ही विल का तैयार किया जाना आवश्यक है। अगर कोई वसीयत बिना स्वतंत्र सहमति के किसी फोर्स में, किसी थ्रेटनिंग में, लाइक डरा धमका कर तैयार कराई गई है, फ्री कंसेंट नहीं है लिगेटर की, या फिर किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस में प्रिपेयर की गई है,
या अंडर कॉशन प्रिपेयर की गई है, तो ऐसा वसीयतनामा एक वैध वसीयतनामा नहीं माना जाएगा। एंड लीगेसी मस्ट बी कॉम्पिटेंट, ही मस्ट एक्सेप्ट द विल अंडर द फ्री कंसेंट। ओके नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेलिटीज़ मस्ट बी completed, like formalities like legal requirements, there must be a document in a written form, and the free consent of legator and legacy, the legator and legacy's competency and so on. ओके नेक्स्ट इज़ द प्रॉपर्टी मस्ट बी bequetable प्रॉपर्टी, जो संपत्ति है जिसका वसीयत तैयार कराया जा रहा है वो वसीयत करने योग्य संपत्ति होनी चाहिए। कोई ऐसी संपत्ति जो वसीयत योग्य नहीं है, वसीयत bequetable नेचर की नहीं है, और अगर इसका वसीयतनामा तैयार कराया जाता है तो ये एक वैध वसीयत नहीं मानी जाएगी। वैध वसीयत होने के लिए, एक प्रॉपर्टी का वसीयत योग्य होने के लिए ये आवश्यक है कि जो वसीयत करता है वो स्वयं उसका ओनरशिप होल्ड करता हो, ना कि किसी और की प्रॉपर्टी की ओनरशिप वो ट्रांसफ़र कर रहा हो, क्योंकि जो ओनर होता है सिर्फ़ और सिर्फ वही अथॉरिटी होल्ड करता है अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए, सेल करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, विल करने के लिए। तो अगर किसी लिगेटर ने जो प्रॉपर्टी बिक्वेस्ट की है, विल बनाया है, वो उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसी और व्यक्ति के पास है, तो इसे यहाँ प्रॉपर्टी बिक्वेटेबल नेचर की नहीं मानी जाएगी, और ऐसी वसीयत वैध वसीयत नहीं मानी जाएगी। ओके नेक्स्ट है, द लेगेटर मस्ट पजेस द टेस्टामेंट्री राइट। वही बात जो हमने की है, दैट द लेगेटर मस्ट पजेस टेस्टामेंट्री राइट, जो व्यक्ति है वो अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप होल्ड करते हुए उसे ट्रांसफ़र कर रहा हो, ना कि किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा। ओके सो कॉम्पिटेंसी ऑफ लेगेटर इज़ व्हाट, द कॉम्पिटेंसी, the legator must have the capacity to make a will. Every Muslim and sound mind person and who has attained the age of majority has capacity to make a will. तो कोई व्यक्ति जो कि साउंड माइंड का है और उसने एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर ली है, हैज़ कैपेसिटी टू मेक अ विल, उसे एक कॉम्पिटेंट वसीयत कर्ता के नाम से कॉम्पिटेंट वसीयत कर्ता माना जाएगा। ओके अंडर द मुस्लिम लॉ, द लेगेटर मस्ट हैव परफेक्टली डिस्पोजिंग माइंड, दैट इज़ टू से the legator must be capable of knowing fully the legal consequences of his activities, not only for a brief period when the declaration was made but much after that. तो जो लेगेटर है उसका इंटेंशन ही क्लियर इंटेंशन होना चाहिए वसीयत करने का, अपनी प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफ़र करने का आफ्टर हिज डेथ। दैट इज़ टू से द लेगेटर मस्ट बी केपेबल ऑफ नोइंग फुल्ली द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्टिविटीज़। जो लेगेटर है वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को समझ रहा हो, केपेबल ऑफ नोइंग fully the legal consequences of his activities, not only for a brief period when the declaration was made but much after that time. Okay, and according to Amir Ali, a will executed by a person during soundness of mind is void if the testator does not remain of sound mind at least for 6 months from the date of the execution of such will. तो आमिर अली ने कहा है दैट अ विल एग्जीक्यूटेड बाय ए पर्सन ड्यूरिंग साउंडनेस ऑफ माइंड इज़ वॉइड इफ़ द टेस्टेटर डज नॉट रिमेन ऑफ साउंड माइंड एट लीस्ट फॉर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द विल। तो जिस डेट को विल प्रिपेयर की गई है, वसीयतनामा तैयार कराया गया है, उस टाइम पे लेगेटर साउंड माइंड का है और उसके इमीडिएटली आफ्टर दैट टाइम
वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो ऐसी वसीयत को वैध वसीयतनामा नहीं माना गया है अकॉर्डिंग टू आमिर अली। और आमिर अली का ये मानना है कि वसीयतनामा तैयार कराने के बाद, एक विल को एग्जीक्यूट कराने के बाद 6 मंथ का टाइम पीरियड और होना चाहिए फॉर दी साउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ टेस्टेटर, तब जाके एक वसीयत वैध वसीयत मानी जाएगी, अदरवाइज़ ऐसी वसीयत वॉइड नेचर की हो जाएगी। ओके, तो ये आमिर अली ने कंडीशन रखी है एक वसीयत के वैध वसीयत होने के लिए। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं ये जो वीडियो है विल से रिलेटेड, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। आज की क्लास में हमने जो लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड फॉर्मेलिटीज़ हैं इसके बारे में हमने बात कर ली है आमिर अली की डेफिनेशन तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सुसाइड अटेम्प्ट बाय लेगेटर, लाइक कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, किस लेगेटर को हम इनकॉम्पिटेंट मानेंगे, डिसक्वालीफाई मानेंगे एक वसीयत को प्राप्त करने के लिए, और कॉम्पिटेंसी क्या होगी लेगेसी की, चाइल्ड इन मदर वूम, क्या इसके फेवर में कोई वसीयतनामा किया जा सकेगा, क्या किसी प्रॉपर्टी को विल के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा सकेगा, फ्री कंसेंट क्या रिक्वायर्ड होगा लेगेसी की, एंड अदर फॉर्मेलिटीज़, बिक्वेटेबल प्रॉपर्टी कौन सी है इसके बारे में बात करेंगे। एंड द लेगेटर मस्ट बी पजेस द टेस्टामेंट्री राइट क्या है, किस एक्सटेंट तक वो टेस्टामेंट्री राइट रखता है, और सुन्नी लॉ में एयर्स के कंसेंट के बिना प्रॉपर्टी किस एक्सटेंट तक दी जा सकेगी। इन सभी टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।